नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल से संबंधित हम लोगों ने पिछली क्लास में देशी शासकों को पूरे देख लिया था, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश को देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग को देखना है विदेशी शासकों को, जिसमें से हम लोग देखेंगे इंडो ग्रीक, शक, पहलो और कुषाण। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने मौर्योत्तर काल में ये सारी देशी शासकों को हमने वहाँ पे डिस्कस कर दिया। क्लास नंबर 5 है आप लोग को। पूरा मौर्य साम्राज्य एक ही वीडियो में अ, है उसमें। तो यहाँ पे मौर्योत्तर काल से संबंधित हमने देशी शासक, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश को वहाँ पे डिस्कस किया है। तो जाइए वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर दी थी और आज की क्लास हम लोग को विदेशी शासकों पे रहेगी, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडो ग्रीक। तो आइए चलिए इंडो ग्रीक को देखते हैं। और यहाँ से थोड़े से पृष्ठभूमि अगर जानना चाहें तो देखिए, देशी शासक और विदेशी शासक, देशी शासकों का शासन रहता है, उसी समय बाहर से आक्रमण होते हैं। तो कहीं कहीं पे आप लोग को जैसे पैरेलल देखने को मिलेगा। जैसे सातवाहनों के समय में आप लोग को देखने को मिलेगा नाहपान है, जो कुषाण वंश के शक वंश के या पहलो वंश के पार्थियन, ये शक वंश के होते हैं, ये जो कि सातवाहनों को रिप्लेस करते हैं। तो ये सातवाहन जो महाराष्ट्र वाले इलाके में होते हैं, ये आंध्र प्रदेश के इलाके में चले जाते हैं, इसीलिए इनको सातवाहन कहा जाता है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि देशी शासक भी शासन करते हैं और विदेशी शासकों का आक्रमण होता रहता है, वो भी शासन करते रहते हैं। तो इनके पैरेलल में एक साथ शासन को देखने को मिलेगा आप लोग को। तो इसीलिए हमने क्या किया था कि सबसे पहले देशी शासकों को पढ़ा दिया था कि अपने भारत में यहाँ पे देशी शासक जहाँ जहाँ शासन किए थे वो चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। तो जो विदेशी शासक थे कहाँ कहाँ से आक्रमण करेंगे और किस किस एरिया पे आक्रमण करेंगे, तो आगे आप लोग को समझने में आसानी होगी। और उस समय जब विदेशी आक्रमण हो रहा था, विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे, तो उस समय उस जगह पे कौन शासक था और किससे उनका युद्ध हुआ, तो इसलिए सबसे पहले देशी शासकों को पढ़ना जरूरी था, जो कि हमने पिछली क्लास में बता दी है। तो वहाँ से आप लोग क्लास प्लेलिस्ट जाके प्राचीन इतिहास पार्ट 2 के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 5 मिल जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। आइए चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मौर्योत्तर काल के हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लें। तो मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था, जिसका सबसे मजबूत आधार था सुयोग्य एवं दूरदर्शी सम्राट। तो जो मौर्य साम्राज्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार और अशोक के उत्तराधिकारियों ने आगे यहाँ तो 232 ईसा पूर्व तक लाया। 232 ईसा पूर्व के बाद अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी हुए, तो उसके अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। और अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में भारतीय साम्राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण जो होता है वो कमजोर पड़ने लगा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या करके 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये मौर्य साम्राज्य की थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमने आपको बता दी, जाके पीछे के से इंटरलिंक कर पाए आप लोग। और पिछली क्लासेस में भी हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। तो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मौर्य साम्राज्य। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग होता है, बृहद्रथ जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, उसका सेनापति रहता है, उसके अपने राजा को, उसको बृहद्रथ को हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। और बाकी ये जो मौर्य साम्राज्य का इतना शुंग वंश देख रहे हैं, इसी एरिया में जो पुष्यमित्र शुंग का शासन करता है। बाकी सब ये स्वतंत्र राज्य अपने अलग अलग शासक करते हैं, इसी को ये विस्तार करता है पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। भारत में उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे। तो जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, तो जो विदेशी आक्रमणकारी आकर्षित हुए और वो आके इधर उत्तर पश्चिम घाट के अनेक विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्यों की स्थापना करने लगे। और दक्षिण भारत में भी कई सामंत जैसे पुष्यमित्र शुंग है, अपने ये जो सेनापति था, अपने राजा की हत्या, बृहद्रथ की हत्या करके उसने अपने एक नए वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो नए नए सामंत थे वो अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर लेते हैं और अपना शासन करते हैं। इस प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य था वो
बिखर गया और जब ये टूट गया, जब कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो विदेशी आक्रमणकारियों को हमला करने में भी आसानी था हो गया। तो उसी समय विदेशी शासक भी आए, जिसमें से इंडो ग्रीक, शक, पहल्लो और कुषाण। तो इस क्लास को हम लोगों ने कर लिया पिछली क्लास में। अब इसको हम लोग को पढ़ना है, तो यहाँ से आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया। इसी के साथ मौर्योत्तर काल का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। और मौर्योत्तर काल में जो घटनाएं घटी, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी कई विदेशियों का भारत पर आक्रमण हुए, और वे क्रमशः यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इंडो ग्रीक, ये यूनानी ही है, जिनको हिंद यवन भी कहा जाता है। यहाँ पे हिंद यवन, तो ये सब एक ही हैं। हिंद यवन यूनानी आक्रमण उस समय हम लोग देखे थे। मौर्य साम्राज्य से पहले विदेशी आक्रमण जो हुआ था, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण में जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो वहीं के ये सब इंडो ग्रीक भी हैं। उसके बाद शकों का आक्रमण हुआ, ये जो मध्य एशिया से ये तीनों आए थे, शक, पहलो और कुषाण। और ये कुषाण ये चीन के साइड के, इधर के साइड के हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 वंशों का शासन रहा भारत पे। तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडो ग्रीक, हिंद, यूनानियों का आक्रमण। तो मौर्योत्तर काल में यूनानी बैक्टीरिया हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए। तो ये बैक्टीरिया देख रहे हैं आप लोग, यहीं से हिंदुकुश पर्वत को क्रॉस करते हुए ये क्या करते हैं, भारत आते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन ग्रीक आक्रमणकारी डिमेट्रियस प्रथम था। तो ये जो सबसे पहला यवन आक्रमण करने वाला तो डिमेट्रियस प्रथम था आक्रमणकारी। बैक्टीरिया में विद्रोह होने के कारण, अब यहाँ पे भी कोई विद्रोह हो रहे थे के कारण, नए क्षेत्र की चाह में बैक्टीरियाई ग्रीकों के एक अन्य वंश जो यूकेटाइडस ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। एक तो ये डिमेट्रियस प्रथम था, इसका वंश दूसरा था, ये डिमेट्रियस वंश का था, और ये यूकेटाइडस वंश का था। ये मतलब बैक्टीरिया में ही दोनों थे। और यहाँ पे जब विद्रोह हो गया तो ये दोनों क्या किए, आगे इधर भारत की तरफ बढ़े। एक ने यहाँ पे डिमेट्रियस वंश की स्थापना की, एक ने यूकेटाइडस वंश की स्थापना की, और ये एक ही कुल के थे। तो इन दोनों ने पहले संस्थापक, इसका कौन है, डिमेट्रियस प्रथम है। और ये इसने भारत में आगे राजधानी कहाँ पे बनाई, साकल, सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है, प्राचीन भारत के। और यहाँ पे यूकेटाइडस वंश के संस्थापक यूकेटाइडस था, और इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तक्षशिला में। तो इस प्रकार से इंडो ग्रीकों का आक्रमण हुआ। आगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पे भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसको है, डिमेट्रियस प्रथम को जाता है। अब इससे पहले सर्वप्रथम प्रवेश करने का बात क्या कह रहा है, तो ये जो डिमेट्रियस प्रथम ने सर्वप्रथम यहाँ पे प्रवेश किया, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो भारत की सीमा में कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डिमेट्रियस प्रथम को ही जाता है। तो ये जो भारत आप लोग देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, ये आप लोग भारत जब देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ से ऐसे आक्रमण हुआ, तो ये डिमेट्रियस प्रथम भारत की भूमि में प्रवेश करने वाला प्रथम शासक था, ये सर्वप्रथम था। इससे पहले जो ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण हुए थे, ये लोग कहाँ से, गांधार, कंबोज, उधर ही अफगानिस्तान साइड से ही, ये देखिए साइरस द्वितीय का जो आक्रमण हुआ था, जो हकमनी वंश का, ये लोग उधर से, ये देख रहे हैं, ये भारत के इधर से ही वापस हमें, मतलब भारत की जो वास्तविक भूमि है इसके अंदर इंटर नहीं कर रहे हैं, यानी सिंधु नदी को पार नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे दारा प्रथम को देख रहे हैं। उसके बाद ये सिकंदर का आक्रमण हुआ था, पिछली क्लासेस में सारी चीज़ें हमने बता दी है। तो ये तो मौर्य वंश से पहले के सारे आक्रमण है, विदेशी आक्रमण, तो इसको हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो पिछली क्लास में हमने बता दी है सारी चीज़ें। यहाँ पे बस आप लोग को समझाने के लिए हमें बताना था कि ये जो सर्वप्रथम सीमा, जो भारत की सीमा में अंदर प्रवेश किया, वो डिमेट्रियस प्रथम था को ही जाता है। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल यानी आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। डिमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर हुआ। तो इसके सबसे प्रतापी शासक कौन है, मिनांडर हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद भी कहा जाता है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मिनांडर का नाम बौद्ध साहित्य में क्या है, मिलिंद है। इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया परंतु यह हार गया। तो अब देखिए यहाँ पे देशी शासक है पुष्यमित्र शुंग, जो कि प्रियद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश के अंतिम शासक प्रियद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र। इसी के समय में क्या हुआ था कि ये इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ था। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ पे बताई है, आप फिर यहाँ पे आप लोग को रिकैप करा देते हैं हम। ये आप लोग देख रहे हैं शुंग वंश, ये शुंग वंश है, पुष्यमित्र शुंग। ये धन्यदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये सब ये देखिए, पहला आक्रमण डिमेट्रियस ने किया और दूसरा आक्रमण मिनांडर यानी मिलिंद ने किया, डिमेट्रियस वंश का। इसी ने पुष्यमित्र शुंग के समय ही 2 यवन यानी हिंद यवन आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। तो इसमें ये हिंदू यवन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे ये शुंग वंश पर आक्रमण किया परंतु ये हार गए थे। तो मिनांडर जो कि मिलिंद से नाम के से प्रसिद्ध है और डिमेट्रियस, इन दोनों ने आक्रमण किया था और पुष्यमित्र शुंग से हार गए थे। तो देखिए इसी पैरेलल में चल रहा है यहाँ पे देशी शासक। अगर आप लोग नहीं पढ़े होते तो आप लोग को पता नहीं होता कि शुंग कौन है। तो पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना ये आप लोग देख रहे हैं, ये शुंग वंश है। और इसी के समय में जब भारत में ये प्रवेश किए, यहाँ पे आक्रमण किए, तो पुष्यमित्र शुंग से डिमेट्रियस और मिनांडर हार जाते हैं। आगे यहाँ पे अब हम लोग को देखना है मौर्योत्तर काल में बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में मिनांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। तो मिलिंद पन्हो लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें मिनांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे उनके साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाया है? मिनांडर ने, यानी कि इंडो ग्रीक शासक ने, इंडो ग्रीक वंश के शासकों ने चलवाया है। तो सबसे पहले सोने के सिक्का, इससे पहले जो देशी शासक हैं वो चांदी के सिक्के चलवाते हैं, तांबे के सिक्के चलवाते हैं, पोटीन के सिक्के चलवाते हैं, शीशे के सिक्के चलवाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको वो सोने के सिक्के नहीं चलवाते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम इंडो ग्रीकों में जो मिनांडर है उसने सोने के सिक्के चलाए हैं। अभी आगे देखेंगे शुद्ध सोने के सिक्के के बारे में। आइए, जो सोने का सिक्का, ये शुद्ध सोने का सिक्का नहीं, इसमें मिलावटी है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूकेटाइडस वंश, जो दूसरा वंश था की राजधानी तक्षशिला थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था। इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो जो इसका वंश था, डिमेट्रियस वंश था, उसको तो यहाँ पे उसने पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया। अब पुष्यमित्र शुंग का ये शुंग शासक था भागभद्र, जो विदिशा में था। इसके विदिशा स्थित दरबार में एक अपना राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़, इसी ने हेलियोडोरस ने क्या किया, एक विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया था। तो ये भागवत धर्म के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि भागवत धर्म किसने, कौन विदेशी शासक ने ग्रहण किया था? तो वह हेलियोडोरस, जो कि एंटियालकिड्स का राजदूत था, जो कि भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में आया था। इसने भागवत ग्रहण धर्म किया था। यहाँ से भागभद्र से भागवत समझ रहे हैं, तो हेलियोडोरस है। तो इसने यहाँ पे एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। यह भी पूछ सकता है तो गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित करवाया था विदिशा में? तो वह हेलियोडोरस, जो कि उसका एंटियालकिड्स का राजदूत था। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली इंडो ग्रीकों के। अब इंडो ग्रीकों से भारत के संपर्क से क्या क्या प्रभाव पड़े भारत पे? तो ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। तो जो ज्योतिष विद्या का आजकल प्रचलन है, उसमें ये सब सारी किसकी देन है? ये यूनानियों की देन है। सिक्के बनाने की कला में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाए। ये जो यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाए, जिन पर एक ओर राजाओं की तथा दूसरी ओर देवताओं या
अन्य चिन्हों की आकृति होती होती थी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं देवताओं की और दूसरी तरफ अन्य चित्रों की आकृति होती थी। तो ये सब सोने के सिक्के चलवाए थे, लिखित सोने के सिक्के चलवाए थे यहाँ पे। और यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। कई यूनानी राजाओं में भारतीय धर्म को अपनाया, जैसे हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म एवं मीनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। तपस्या व योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी। तो जो तपस्या और योग की क्रिया, जो पतंजलि योग की क्रिया है, तो इस समय जो ये सारी प्रक्रियाएं, ये सब सारी चीजें यूनानियों ने भारतीयों से सीखी थी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इंडो ग्रीक का आक्रमण देख लिया। इंडो ग्रीक कहाँ कहाँ पे थे और किस किस से युद्ध हुआ इसका। तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग से हुआ था। पुष्यमित्र उसमें डिमेट्रियस वंश हार गया था और यहाँ पे एक राजदूत अपना भेजा था इसके राज दरबार में। और क्या क्या प्रभाव पड़ा इंडो ग्रीक और भारत पे, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शक वंश। सबसे पहला वंश हम यहाँ पे आप लोग को बताए थे। पहला हम लोगों ने इंडो ग्रीक यूनानियों को देख लिया। शक, अब शक देखेंगे। छोटा सा एक पहलो वंश उसको देखेंगे और सबसे बड़ा कुषाण वंश है जो कुई-सांग कहा जाता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए चलिए अपने शक वंश को देखते हैं। अब शक वंश में यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। तो ये जो मध्य एशिया, ये सीरिया आप लोग देख रहे हैं, ये सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले ये सब लोग थे। और यहाँ से ये क्या कर रहे थे, भारत आए थे। थोड़ा सा वेट करिएगा, लैपटॉप की बैटरी। तो शक कहाँ से आए थे? शक ये सीरिया का इलाका देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सीरिया से ही ये लोग भारत की तरफ आए थे और यहाँ पे भारत में आके आक्रमण किए थे। तो शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था और यह भारत में आकर 5 जगहों में बसे थे। पहला तो कांधार, यहाँ पे कांधार आप लोग, कांधार गंगोज 16 महाजनपदों में था जो कांधार। उसके बाद ये तक्षशिला आए, तक्षशिला एक इनकी शाखा रही। आगे बढ़े तो मथुरा, एक नासिक में नापान थे और उज्जैन में रुद्र दामन। ये दोनों से प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है रुद्र दामन से। तो कंधार से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ से तक्षशिला से देखते हैं। तो तक्षशिला में शासक, तक्षशिला शाखा के शासक एंजेलेसिज के सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, भारतीय देवी जो लक्ष्मी माता है, उनका चित्र ये बनवाया था अपने सिक्कों पर। तो ये कौन शासक था? ये तक्षशिला के शासक था। शक वंश का एजलेसेज था, जिसने भारतीय देवी लक्ष्मी की चित्र का अंकित चित्र के सिक्के जारी करता है। नेक्स्ट है मथुरा में शक शासक। मथुरा जो 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा के शक शासक को पराजित किया था। तो अभी ये गुप्त वंश का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से जाना जाता है इसको। तो ये जब गुप्त काल हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसको देखेंगे। तो इसमें क्या किया, इसने 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा के शासक शक शासक को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की। तो यहाँ पे एक कैलेंडर की शुरुआत आप लोग देख रहे हैं विक्रम संवत की 57 ईसा पूर्व से हो रही है। एक अभी आगे चल के आप लोग देखेंगे 78 ईस्वी से एक कैलेंडर जारी होगा और 319 ईस्वी से कैलेंडर वहाँ पे विक्रम संवत के नाम से गुप्त संवत, यहाँ पे गुप्त संवत के नाम से जारी होगा। ये विक्रम संवत हो गया 78 ईसा पूर्व, ये शक संवत हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की नासिक के अब यहाँ पे नासिक के शक शासक को देखते हैं। इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? नापान। नापान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीना था, परंतु सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इसे पराजित कर दिया था, जिसका प्रमाण हमें नासिक के जोगल थंबी से मिले सिक्कों से पता चलता है। तो ये जो नापान था, ये जो नासिक में थे, महाराष्ट्र के इलाके में सातवाहन थे, इन्हीं को सातवाहनों को नापान ने रिप्लेस कर दिया था और यहाँ पे महाराष्ट्र के इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। आगे यहाँ पे अब जो सातवाहन थे आगे यहाँ पे चल के आके
इधर आंध्र प्रदेश साइड आके बस गए थे, इसीलिए इनको कहा जाता है आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। यहाँ से इनको जो नाहपान था ये शक वंश का शासक, ये इसने इसको रिप्लेस कर दिया था और यहाँ पे अपनी वर्चस्व स्थापित किया था। तो यही परंतु सातवाहन शासक गौतमी पुत्र उस समय सतकर्णी ने इसे आगे चल के गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इनको नाहपान को पराजित किया, और जिसका प्रमाण हमें नासिक के जोगलथंबी से मिले सिक्कों से पता चलता है। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश। ये सातवाहन वंश का जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने पिछली क्लास से ले ली हुई है। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इसके समय नासिक के शक शासक नाहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। नासिक जोगलथंबी से चांदी के 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नाहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम है, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नाहपान को हराया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे सातवाहन वंश के समय में ही नाहपान ने आक्रमण किया, शक शासक नाहपान ने आक्रमण किया था। आगे यहाँ पे उज्जैन के शक शासक देखते हैं। तो सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन के रुद्रदामन था। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे प्रथम अभिलेख है जूनागढ़ का, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। तो सबसे पहला संस्कृत अभिलेख अगर पूछ देगा तो आप लोग शक वंश का उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसी अभिलेख में से हमें पता चलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही आदेश दिया था। उसके जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त ऐसे करके, तो उसने यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और उसके बाद ये इस सुदर्शन झील को निर्माण कौन करवाता है? रुद्रदामन पुनर्निर्माण करवाता है। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इस जो शक वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। और इस समय अब धीरे धीरे आगे हम लोग गुप्त की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने इसको पराजित किया था और यहाँ पे इसी को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है यहाँ पे पहलव वंश। ये एक तो छोटा सा वंश है, इसमें तीसरा हम लोग वंश देख रहे हैं पहलव वंश मध्य एशिया में ईरान से आए थे। तो ये आप लोग ईरान देख रहे हैं, यहीं से ये लोग भारत आए थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक मिथ्रिडेट्स था, जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक गोंडो फर्नीज हुए। गोंडो फर्नीज ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। इसके शासनकाल की जानकारी तख्त-ए-बही अभिलेख पेशावर जिले से प्राप्त हुई है। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, अब देखिए यहाँ से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा है। तो ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। तो सबसे पहला अगर पूछेगा कि सबसे पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन आया था भारत में, तो वह सेंट थॉमस आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो पहलो वंश के शासन पार्थियन साम्राज्य में ये आया था। उस समय पार्थियन पहलों का शासन चल रहा था, जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे। नेक्स्ट है अब यहाँ से कुषाण वंश देखेंगे। कुषाण वंश में थोड़ा सा ये बड़ा, ये देख रहे हैं कुषाण वंश का साम्राज्य, ये पूरा कुषाण साम्राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कुषाण मध्य एशिया में पश्चिम चीन के यूची जाति के थे। लगभग 165 ईसा पूर्व में पश्चिम चीन से खदेड़े जाने के बाद उनकी एक शाखा अफगानिस्तान यानी बैक्टीरिया चली गई। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था बैक्टीरिया एक शाखा चली गई, और जबकि दूसरी शाखा तिब्बत आ गई। इसी दूसरी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया। तो जो यहाँ पे तिब्बत आए, उसी ने यहाँ पे क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। तो यहाँ पे भारत के सर के ऊपर यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब सारे हैं। तो यहाँ के तुर्कमेनिस्तान इनका मूल निवास स्थान था। कुषाण वंश, यहाँ पे कुषाण वंश के प्रमुख शासकों में अब हम लोग देख रहे हैं कुजुल कैंडफिसिस। सबसे पहला 1500 ईसा पूर्व से 65 ईसा पूर्व में भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैंडफिसिस ने की।
इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए। तो रोम में जिस प्रकार के सिक्के बनते थे उनको नकल करके इसने क्या किया, तांबे के सिक्के यहाँ पे भारत में बनवाए और चलवाए। इसके बाद अगला शासक बना विम कैंटफिसिस। इससे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने भारत के गांधार, पंजाब और मथुरा क्षेत्र पर आक्रमण करके उसने अपने अधिकार में कर लिया। तो ये जो गांधार है, पंजाब है और मथुरा के क्षेत्र को पे आक्रमण करके उसे अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। अब यहाँ पे कुषाण वंश के ही प्रमुख शासकों में कुजुल कैंटफिसेस को हम लोग देख लिए। कैंटफिसेस के बाद अब यहाँ पे आता है विम कैंटफिसेस, जो कि 65 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके बाद अगला शासक बना विम कैंटफिसेस। इससे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण है। तो विम कैंटफिसेस यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के जारी करता है और इसके एक तरफ यूनानी लिपि में लिखी हुई है और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण है। यह क्या था, शैव मतानुयायी था। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के, अब देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के विम कैंटफिसेस ने जारी किए। सोने के सिक्के वहां पे कौन, डिमेट्रियस ने जारी किया था। अब यहाँ पे शुद्ध सोने के सिक्के विम कैंटफिसेस ने चलाए। इसने अपने शासनकाल में अनेक उपाधियां धारण की, जैसे कि महाराजा, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि, ये सब उपाधियां इसने धारण की। कौन था ये, विम कैंटफिसेस। तो इन सब सारे पॉइंट्सों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। अब देखिए यहाँ पे शक संवत इसने ये चलवाया। एक तो विक्रम संवत कहाँ से, 57 ईसा पूर्व, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये ईसा पूर्व है। अब ये 78 ईस्वी है। 78 ईस्वी में ये शक संवत चलाता है और आगे चल के आप लोग को 319 ईस्वी में गुप्त संवत देखने को मिलेगा। तो शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह चैत्र के 22 मार्च अथवा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था। कनिष्क के समय में मथुरा कला एवं गंधार कला का जन्म हुआ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और कनिष्क कौन है, ये विदेशी शासक है। नेक्स्ट है इसके बाद अब कनिष्क ही चलेगा, सबसे लंबा इसका इतिहास है। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति इसी के समय में हुई थी। तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, चौथी बौद्ध संगीति, चतुर्थ, ये सारी बौद्ध संगीतियां हमने बौद्ध धर्म में पढ़ाते समय पढ़ाई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कनिष्क उस समय शासक था, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में मोटे तौर पर हीनयान और महायान में बढ़ गया। हीनयान में वस्तुतः स्थिरवादी थे और महायान में वस्तुतः महासंगिक थे। यहाँ पे ये कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान शाखा में बढ़ गया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो ये महायान, हीनयान और महायान जो दो शाखा में बढ़ गया था, तो ये महायान शाखा का अनुयायी था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में जारी किए गए, क्योंकि उस समय हिंदू कुश पर्वत के पास सोने के खानों का पता चला था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहारों, चैत्यों, स्तूपों का निर्माण करवाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं, दोबारा ये पीपीटी डुप्लीकेट हो गई है। तो यहाँ पे सारी बौद्ध संगीतियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ बौद्ध संगीतियों से प्रश्न पूछता है। और यहाँ पे मौर्योत्तर काल में आके चौथी बौद्ध संगीति होती है, जिसमें शासक कौन रहता है, कनिष्क रहता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का संरक्षक है। तो यहीं पे आके हीनयान और महायान शासक में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। अब यहाँ से आगे हम लोग
कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान थे। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था, जो अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखे। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने विवाह शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी वसुमित्र ने। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की। तो ये कनिष्क के दरबार में ये विद्वान आचार्य और वैद्य उनके कनिष्क के दरबार में रहते थे, जिसका ये आश्रय देता था। नेक्स्ट है कनिष्क के समय में कनिष्क ने ही यहाँ पे रेशम मार्ग आप लोग देख रहे हैं। रेशम मार्ग पे कनिष्क ने क्या कर लिया था, इस पे अपना कब्जा जमा लिया था। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। रेशम मार्ग क्या है यहाँ पे, तो यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, ईरान तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था तथा उत्तरी मार्ग कश्मीर तथा हिंदुकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था, किंतु रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क और जो रेशम मार्ग से व्यापार होता था उस पर कनिष्क क्या करता था, कर वसूलता था, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। तो इस रेशम मार्ग से जो चीन से लेकर रोम तक का व्यापार होता था और बीच में जो भी देश आते थे उससे व्यापार होता था इस मार्ग से, क्योंकि यही एक मार्ग था। और इधर दक्षिण की तरफ सारे मार्ग आप लोग देख सकते हैं। तो इस समय ये क्या किया, ये इस पे व्यापार होता था, इस पे ये कर वसूलता था और इसी से इसकी अर्थव्यवस्था चलती थी। तो ये था कनिष्क के बारे में सारी चीजें। अब लास्ट यहाँ पे कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इस वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो अब यहाँ पे गुप्त वंश की स्थापना होगी और वासुदेव की हत्या करके यहाँ पे गुप्त वंश के श्री गुप्त जो है इसका जो सेनापति सामंत था, यही इसकी वासुदेव की हत्या करके मौर्योत्तर काल के सबसे अंतिम शासक इस वासुदेव की हत्या करके गुप्त वंश की नींव रखता है। गुप्त वंश एक दूसरा वंश चलाता है गुप्त वंश। तो यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में गुप्त वंश को देखेंगे, जिसका संस्थापक श्री गुप्त था, और आगे सारे गुप्त वंश के शासकों को हम लोग देखेंगे। इसी तरह से गुप्त वंश, अब हम लोग के एंशिएंट हिस्ट्री में दो मेन टॉपिक बच गए हैं। एक गुप्त वंश बच गया है और एक गुप्तोत्तर काल, जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, और छोटा सा एक टॉपिक है संगम काल, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस हफ्ते के अंदर। और उसके बाद हम लोग चलेंगे मध्यकालीन भारत में, जिसमें हम लोग अरबों का आक्रमण देखेंगे। अरबों के आक्रमण से ही आगे हम लोग मध्यकालीन में प्रवेश करके सारी मध्यकालीन की हिस्ट्री पढ़ेंगे। थोड़ी मध्यकालीन हिस्ट्री उलझाऊ है, लेकिन उसको भी अच्छे से हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।